नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है संजय जी के परदादा की। ये कहानी आज से करीब 300 साल पुरानी होगी। उस वक्त यहाँ पर ब्रिटिश सेना का राज था और उस वक्त हमारे काफ़ी सारे हिंदुस्तानी लोग उस सेना में भी भर्ती थे। और ये तब की ही बात है, उस वक्त संजय जी के वो परदादा जी उसी सेना में भर्ती थे और जगह जगह जहाँ जहाँ जब जब ज़रूरत पड़ती वो उस सेना के साथ जाया करते थे। ये बात उन्होंने अपने परिवार में लोगों को बताई थी। इस बात को धीरे धीरे परिवार में आगे बढ़ाया गया, इसलिए ये कहानी हम तक आई है। ये बात तब की है जब एक बार उनकी टुकड़ी को आदेश दिया गया था कि उनको शायद अफ़गानिस्तान के आसपास के किसी इलाके में जाकर वहाँ पर देख रेख करनी है। और उनकी टुकड़ी हर उस आदेश को माना करती थी और बोले हुए हर जगह पर जाया भी करती थी। उनकी टुकड़ी में वो सेकंड सीनियर के पोजीशन पे थे। जब उनके सीनियर को ये आदेश मिला कि उन लोगों को ऐसी किसी जगह के आसपास जाना है और कुछ ही दिनों के लिए जाना था, फिर सारे लोग अपने रहने वाली उस समय की जगह से वहाँ पर जाने के लिए तैयारियाँ करने लगे। और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर पहले से एक टुकड़ी मौजूद थी जो वहाँ उस सीमा की देख रेख कर रही थी। जब एक बार सारे सैनिकों ने उधर नज़र दौड़ाई तो उनको वो जगह काफ़ी रिस्की जोन नज़र आ रहा था, क्योंकि इससे पहले वो जहाँ पर भी थे वहाँ हर जगह उन्हें ऐसी जगह मिला करती थी जिसमें कि आप कहीं आड़ में छुपकर दूर दूर तक साफ साफ नज़र रख सकते थे। लेकिन ये जगह थोड़ी अजीब सी थी। यहाँ पर जो जगह इनको रहने के लिए मिली थी वहाँ छोटे छोटे गड्ढे छुपने के हिसाब से बनाए गए थे और उसके आगे एक काफ़ी ऊंचा पहाड़ था और उसके आगे वो सारा एरिया इतना खतरनाक था कि कोई भी आप पर आसानी से नज़र रखकर आपको दूर से ही मार सकता था। ये जगह देखने के बाद सैनिकों के मन में थोड़ी सी घबराहट तो आई, लेकिन परदादा जी ने सबको इशारे से दिलासा देते हुए कहा, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग मिलकर सब संभाल लेंगे। आज तक जैसे सारी जगहें हमने संभाली हैं वैसे इस जगह पर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम सब साथ हैं। ये बात सुनते ही टुकड़ी के सारे सैनिकों को थोड़ी राहत मिली और वो जगह का मुआयना करने लगे। वहाँ पर जो पहले से सैनिकों की टुकड़ी थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो सीनियर ऑफिसर थे, निकलते वक्त हमारे टुकड़ी के सीनियर ऑफिसर को हाथ मिलाकर अलविदा कहते वक्त एक हिदायत दी। वो हिदायत कुछ अजीब सी थी जो उस वक्त उसमें से किसी को भी समझ में बिल्कुल नहीं आई थी। उन्होंने कहा, यहाँ पर रात में कोई भी चीज़ अजीब देखो तो एक बार में वार करने की मत सोचना, दोबारा तिबारा चेक करना और गड्ढे किसी भी हालत में गहरे मत खोदना। अगर कोई चीज़ तुम्हें अचानक मिल जाए तो उसे खोद कर गड्ढे में दफना देना। इतना कहकर वो मुस्कुरा कर जाने लगे। ये बात दादाजी को सुनकर काफ़ी अजीब लगी। उन्होंने कहा, यार ये तो हम लोग को जानते भी नहीं हैं, फिर ये हमारी टांग क्यों खींच रहे हैं और ऐसा मजाक कौन करता है जाते वक्त। फिर उन्होंने भी इस बात को अनसुना करते हुए अपनी अपनी जगह सेट करने के लिए लग गए। वहाँ पर 3 रेडियो रखे हुए थे और
वो सारे अच्छी तरह से काम कर रहे थे। पहले सारी चीज़ों का मुआयना ही किया गया। जब वो जगह देखने के लिए अंदर की तरफ घुसने लगे तो वहाँ पर 2 कुत्ते भी मौजूद थे, जिसमें से एक मेल कुत्ता था और एक फीमेल। वो दोनों जैसे कि किसी के इंतज़ार में ही बैठे हुए थे। जैसे ही दादाजी की टुकड़ी वहाँ पर अंदर पहुँची, वो तुरंत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे, जैसे वो प्यार से उनका स्वागत कर रहे हों। दादाजी को पहले से ही कुत्ते बहुत ज़्यादा पसंद थे। उन्होंने अपने घर पर भी 2-3 कुत्ते भी पाल रखे थे। उसके अलावा उनके सड़क के आसपास के जो कुत्ते हुआ करते थे वो उनको भी खाना खिलाया करते थे, लेकिन इन चीज़ों के लिए समय उनको बहुत कम मिला करता था। इसलिए सबसे ज़्यादा खुशी और राहत उन कुत्तों को देखकर दादाजी के ही चेहरे पर आई थी। वो काफ़ी खुश हो गए। उन्होंने उन कुत्तों को प्यार से बैठकर सहलाया और फिर उन कुत्तों को नाम से बुलाने लगे। वो कुत्ते जैसे ही अपना नाम उनके मुंह से सुन रहे थे, वो उछल उछल कर अपनी खुशी, अपना प्यार उनके ऊपर जाहिर कर रहे थे। अब बारी थी बाकी के जगह को चेक करने की। उन लोगों ने जब नीचे उतरकर देखा तो वो गड्ढे इतने भी नहीं थे जिसमें कि वो पूरी तरह बैठकर छुप सकें। ये जगह सच में काफ़ी रिस्की जगह थी, क्योंकि अगर आप बैठकर किसी पर नज़र रखे हुए हैं और आप तब भी उसमें अच्छी तरह से छुप नहीं पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। क्योंकि सामने के पहाड़ों के आड़ से अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है तो आप तो चुटकियों में वहाँ पर ढेर हो जाएंगे। ये बात दादाजी को समझ में आ रही थी, लेकिन जैसा कि पहले टुकड़ी के सीनियर ने जाते वक्त उनके टुकड़ी के सीनियर को ये बताया था कि गड्ढे और गहरे नहीं खोदने हैं, उन्होंने इस चीज़ के लिए अपनी पूरी टीम को पहले ही मना कर दिया था। और ये बात दादाजी के लिए सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात थी, क्योंकि ज़्यादातर रात को जग कर वो ही वहाँ पर ध्यान रखा करते थे। जब भी वो रात में उस गड्ढे में खुद को छुपाने की कोशिश करते, ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उनकी हाइट भी लगभग उन सारे लोगों में शायद सबसे ज़्यादा थी। इसलिए वो बैठने पर भी उनके सर का काफ़ी हिस्सा उस गड्ढे के ऊपर तक दिखाई देता था। फिर भी सीनियर के जो भी आदेश थे, उन आदेशों को आप नकार नहीं सकते हो। यही सेम चीज़ दादाजी ने भी की और धीरे धीरे उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। देखते देखते लगभग 1 हफ्ता निकल चुका था और 1 हफ्ता निकलने के बाद अब दादाजी को भी ये बात अच्छी तरह से समझ में आने लगी थी कि यहाँ दूर दूर तक जानवरों का नामो निशान नहीं है तो इंसान कहाँ से आएंगे। फिर भी दादाजी अपने सिक्योरिटी और सेफ्टी के हिसाब से अगली सुबह उन्होंने अपने सीनियर से ये आग्रह करते हुए कहा कि सर, एक बार तो हम सबको गड्ढा थोड़ा थोड़ा खोद कर देखने दीजिए, ताकि हम सबकी सुरक्षा ज़्यादा पक्की हो जाएगी। सीनियर ने भी दूसरे सीनियर के बात को मजाक में लेते हुए ही कहा, हाँ ठीक है, पता नहीं किसी ने वो क्यों बोला था, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग खुदाई शुरू करो, बाकी जो भी रहेगा वो देखते हैं। और सीनियर का आदेश पाते ही सारे जवान तुरंत खुदाई में लग गए। उनके पास वहाँ छोटे छोटे औजार पड़े हुए थे। उन सारे औजारों को आपस में बांटकर सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पकड़कर खुदाई करने लगे। खुदाई करते करते उनको अचानक से बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें वहाँ पर मिलने लगी। कई सारी चीज़ें तो ऐसी थीं जो कि देखकर लग रहा था जैसे पुराने ज़माने के कुछ टूटे हुए बर्तन या फिर कुछ शायद टूटे हुए गहनों के टुकड़े हैं।
जब वो खुदाई कर रहे थे और जो जो चीज़ें निकल रही थीं वो वापस से उन चीज़ों को उसी तरफ ज़मीन में फेंक दिया करते थे। और एक जवान जो सबसे किनारे में खुदाई कर रहा था, जब वो खुदाई कर रहा था तो अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ, जिस जगह पर वो खोद रहा है वहाँ पहले से बहुत गहरा गड्ढा बना हुआ है। उसने तुरंत दादाजी को आवाज़ देकर बुलाया और उनसे कहा, सर देखिए, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पहले से बहुत बड़ा गड्ढा खुदा हुआ है। फिर दादाजी ने कहा, अच्छा तुम हटो, मुझे देखने दो। उन्होंने जब वहाँ पर देखना शुरू किया तो फिर उन्होंने उस गड्ढे को पहले अच्छे से चेक किया कि शायद वो किसी सांप का बिल तो नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने जब हाथ उसमें डाला तो उन्हें कुछ अजीब सी चीज़ अपनी पकड़ में आती हुई समझ में आई। उन्होंने उस चीज़ को देखने के लिए उस गड्ढे से जब बाहर निकाला तो वो किसी इंसान के पैर की हड्डी थी, जो कि आपके घुटने से लेकर नीचे आपके तलवे तक को जोड़ती है। शायद वो हड्डी का वो हिस्सा था। वो हिस्सा देखते ही उनको ये बात समझते देर नहीं लगी कि ये किसी इंसान की हड्डी है, और वो देखकर सब थोड़ी देर के लिए काफ़ी घबरा गए। लेकिन दादाजी ने तुरंत वो हड्डी उसी गड्ढे में डालकर दबा दी और उन्होंने कहा, अभी तक जो जो चीज़ें जिसने भी खोद खोद कर निकाली है वो सारी चीज़ें तुम तुरंत इसी गड्ढे में डालो और सबको ढक दो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस सीनियर ने जाते वक्त यहाँ पर खुदाई करने से मना क्यों किया होगा। और जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, अगर सच में इस जगह पर ऐसी कोई चीज़ है तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। ये बात सुनते ही सारे जूनियर्स तुरंत उन्होंने जो जो सामान ऊपर ज़मीन पर फेंक रखा था, उन्होंने वो सारा सामान अंदर उसी गड्ढे में डालकर उस गड्ढे को ढक दिया। अब उन लोगों ने गड्ढा खोदने का विचार तक अपने मन से निकाल दिया था और दादाजी ने जाकर सारी सिचुएशन वो सीनियर ऑफिसर को बता दी। उन्होंने दादाजी को शाबाशी देते हुए कहा, आपने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, अब ये काम बिल्कुल बंद करवा दीजिए। चाहे जो भी हो जाए, यहाँ पर कोई भी गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। दादाजी ने कहा, जी सर, जैसा आप कहें। और वो वहाँ से चले गए। आज रात में उनकी पहरे पर बैठने की बारी थी और दादाजी बहुत ही चुस्ती के साथ, जैसा कि हमेशा किया करते थे, आज वहाँ बैठे हुए थे। उन्हें ये चीज़ का अंदाज़ा तो बहुत अच्छे से लग चुका था कि वहाँ पर कोई भी ऐसी मुसीबत इतनी जल्दी नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी वो अपने तरफ से बिल्कुल तैनात तरीके से वहाँ पर बैठे हुए थे। और अचानक उनको वहाँ उस गर्म माहौल में एक ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी का एहसास होने लगा। और तभी अचानक से उनके पीछे रखा हुआ रेडियो, उसमें हलचल होने लगा जैसे कोई मैसेज आया हो। और जब उन्होंने उस मैसेज को सुनने की कोशिश की तो वो मैसेज कहीं से नहीं आया था। और उन्होंने जब वॉल्यूम बढ़ाकर उस मैसेज को अपने कान के पास लाकर सुनने की कोशिश की तो उन्हें ये बात साफ साफ समझ में आ रही थी कि ये कोई अलग ही भाषा थी, ना तो हिंदी ना ही इंग्लिश। ये एक अजीब तरह की भाषा थी जो शायद उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। और इतना उन्हें समझ में आ चुका था कि ये कोई बात नहीं कर रहा है, ये शायद किसी के मंत्र उच्चारण करने की आवाज़ें हैं। ये सुनकर अब दादाजी को काफ़ी घबराहट होने लगी और दादाजी ने मन में भगवान का नाम लेना शुरू किया। उन्होंने जैसे ही भगवान का नाम लेना शुरू किया, वो रेडियो पूरी तरह से शांत, जैसे डेड सा हो गया और उन्होंने वो रेडियो साइड में रख दिया। वापस से अपनी जगह पर जाकर बैठ गए।
थोड़ी देर और निकली होगी, मुश्किल से 1.5 घंटे। अचानक से उनको अपने दोनों कुत्तों की जोर जोर से भौंकने की आवाजें आने लगी। वो अजीब तरीके से बहुत ही गुस्से में भौंक रहे थे। धीरे धीरे उनका भौंकना गुर्राने में बदलने लगा और वो दोनों कुत्ते एक ही तरफ देखकर भौंके जा रहे थे, गुर्राए जा रहे थे। लेकिन उनके बार बार देखने के बाद भी उनको वहां आसपास क्या, दूर दूर तक कोई नहीं नजर आ रहा था। एक गहरा सन्नाटा, काला स्याह अंधेरा फैला हुआ था। वो जो रात थी वो बहुत भयानक तो पहले से ही थी, लेकिन ये चीज़ें होने के बाद वो रात और ज़्यादा भयानक उनको अब लग रही थी। उनके मन में अजीब अजीब से ख्याल अब चलने लगे थे, क्योंकि वो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं मानते थे कि ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब भूत प्रेत आत्माएं। और आज की खुदाई के दौरान जैसी चीज़ें उन लोगों के हाथ लगी थी, उनका ये मानना अब था कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने शायद ऐसी चीज़ों को खोद कर छेड़ दिया है। इसी का ये अंजाम है कि वो अगर यहाँ पर थी तो अब वो उन्हें दिखाई दे रही हैं। उन्हें तो ये चीज़ें साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो अपने होने का एहसास इन अलग अलग तरीक़ों से करवा रही थी, जो कि दादाजी के लिए समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। फिर भी वहाँ उस जगह वो एक सैनिक की तरह गए हुए थे, तो उन्हें सोचना भी उसी तरीके से था। वो अपने दोनों कुत्तों के पास गए और जाकर उन दोनों को जैसे तैसे शांत कराया और कैंप के साइड में भेज दिया। वो कुत्ते भी काफ़ी ज़्यादा आज्ञाकारी कुत्ते थे। उन्होंने ठीक वैसा ही किया, लेकिन रह रह कर वो तब भी बार बार भौंक ही रहे थे। दादाजी जब जब दूरबीन से देखते, उन्हें कोई अजीब सी काली सी परछाई अब नज़र आ रही थी, जो कि बहुत तेजी से उस पूरे जगह को लग रहा था जैसे गोल चक्कर करके पूरा कर रही है। क्योंकि जिस तेजी से वो उस चक्कर को पूरा कर रही थी, उसका सिर्फ एक झलक, एक साया सा ही नज़र आता था दादाजी को, और बाकी वो नज़र नहीं आ रहा था। दादाजी के लिए सारी बातें पूरी तरह से साफ हो चुकी थी, लेकिन दादाजी भी डरने वालों में से नहीं थे। एक तो पूजा पाठ करने वाले इंसान, दूसरा दिलेर सैनिक, जो कि किसी से भी किसी भी हालत में ना तो डरता है और ना ही हारता है, और सबकी निडरता से सुरक्षा करता है। तो दादाजी कैसे हार मान सकते थे? उन्होंने भी वैसा ही किया। उन्होंने अपनी जगह वैसे ही पकड़े रखी और बार बार भगवान का नाम लेते रहे। जब जब वो भगवान का नाम लेते, उन्हें ऐसा एहसास होता कि जो ठंडी हवा उन्हें वहाँ उनके आसपास महसूस हो रही थी, वो कम ज़्यादा होती रहती थी। जैसे तैसे वो रात तो निकल गई, लेकिन वो ये बात किसी को भी चाहकर नहीं बता सकते थे। अब आज रात में वहाँ पर पहरा देने की बारी बाकी दूसरे सैनिक की थी, और दादाजी ने ये बात उसको बतानी ज़्यादा ज़रूरी समझी ताकि वो इन चीज़ों को लेकर सतर्क रहे। लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि अगर वो ऐसी बात किसी के सामने करते तो उन्हें ये भी डर था कि शायद वो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए दादाजी ने आज की रात तो चुप रहना ही सही समझा। उन्होंने मन में ये सोचा कि इनमें से भी किसी को ऐसा कोई एहसास हो, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। आज की रात शुरू हुई और शुरू होने के साथ ही
वो अजीब अजीब सी हरकतें इस दूसरे सैनिक के साथ भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन आज ये हरकतें काफ़ी बढ़ी हुई थी, क्योंकि आज भगवान का नाम वहाँ बैठे हुए तो कोई नहीं ले रहा था। और जैसे जैसे वो रात बढ़ रही थी, वैसे वैसे वो डरावनी अजीब सी हरकतें भी बढ़ रही थीं। और रह रह कर उस सैनिक को ऐसा एहसास होता कि उसके पूरे बदन पर जैसे किसी ने बर्फ रख दी हो। उतनी गर्म जगह पर इतना ठंडा एहसास आपको होना नामुमकिन है, लेकिन ये एहसास उस सैनिक को हो रहा था और उसके पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। कुत्तों का भौंकना, गुर्राना, एक दिशा में देखते रहना, ये सब शुरू हो चुका था। अब ये चीज़ें उसको भी डरा रही थी, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता था, क्योंकि ये बात आपस में अभी तक किसी ने नहीं की थी। तो एक शर्म, एक लिहाज, जिसके वजह से ना चाहते हुए भी चुप रहना था, क्योंकि लोग बोलने वाले को पागल ना समझ लें। और आज की रात जैसे तैसे आधी तो बीत चुकी थी, लेकिन आधी रात जो अभी बाकी थी, रात के करीब करीब 2:30 बज रहे थे और अब कुत्तों का गुर्राना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। आज जो पहरे पर सैनिक था, जब उसने दूरबीन से देखने की कोशिश की तो उसे दूर से एक अजीब सा काला साया, जो कि साफ साफ समझ में आ रहा था कि पूरी तरह धुएं से बना हुआ है और वो ज़मीन पर भी चल नहीं रहा था, वो उसे दिखाई दे रहा था। वो उसके तरफ आगे आगे और आगे बढ़ता ही आ रहा था। जब वो उसे देख रहा था, तब तक अचानक पीछे से वो रेडियो चालू हो गया। जब उसकी नज़र उस पीछे के रेडियो पर पड़ी तो उसे भी वही मंत्र अजीब से भाषा में बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तब तक अचानक वहाँ पर रखे तीनों रेडियो एक साथ अब बज पड़े थे और ये चीज़ काफ़ी डरावनी सुनाई दे रही थी उस रात के भयानक अंधेरे में, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते थे। उसने जब वापस से दूरबीन से देखना शुरू किया तो वो काला भयानक सा धुएं सा बना इंसान अब 1-2 मिनट के अंदर अंदर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करके काफ़ी पास आ चुका था। और उसको इतना पास देखकर अब ये सैनिक काफ़ी डर चुका था, क्योंकि उसे ये बात अच्छे से पता थी कि कोई इंसान इतनी तेज़ी से इतनी लंबी दूरी तय कभी नहीं कर सकता है। फिर उसने तुरंत पीछे की तरफ मुड़कर देखना शुरू किया और मन में अपने भगवान को याद करना शुरू किया, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने फिर से जब दूरबीन लगाकर देखा तो उस दूरबीन से उसको वो साया ठीक अपने दूरबीन से आगे बिल्कुल सामने अचानक नज़र आया। ये देखकर उसकी तो जैसे सांसें ही थम चुकी थी और जब उसने दूरबीन हटा कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वहाँ का माहौल पूरी तरह से ठंडा, बहुत ठंडा हो चुका था। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो ठंड और डर दोनों चीज़ से बुरी तरह से कांप रहा था। उस ठंड में भी उसके माथे पर डर का पसीना साफ साफ कोई भी देख सकता था। और देखते ही देखते एक अजीब सी वही मंत्र बोलने की आवाज़ जो अभी तक रेडियो पर सुनाई दे रही थी, वो आवाज़ उसको साफ साफ अपने कानों के पास फुसफुसाती हुई सुनाई देने लगी। अब ये बात उसके समझने के लिए पूरी तरह से काफ़ी था कि कोई जो इतनी देर से उसके पास होने का सिर्फ एहसास उसे दिलाना चाहता था, अब वो
पूरी तरह से अपनी मौजूदगी दिखा रहा है। ये बात अब उसे बहुत ज़्यादा डरा रही थी। देखते ही देखते उसको ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उसे कंधे पर हाथ लगा रहा है। उसने जब अपने हाथों को अपने कंधे पर छू कर देखा तो वहाँ किसी के होने का कोई एहसास नहीं था। उसे अब काफ़ी डर लग रहा था और अब रात के करीब करीब 3:30 बज चुके थे। अगली सुबह अचानक जब कैंप में सारे लोग उठे तो उन लोगों ने देखा कि जो कल रात को वहाँ पर पहरे के लिए था वो अपनी जगह पर नहीं है, उसकी जगह खाली है। सब एक दूसरे से पूछने लगे कि तुमने उसको देखा क्या, लेकिन हर किसी का जवाब सिर्फ एक ही आ रहा था कि नहीं, हमने उसको नहीं देखा है। वैसे भी उस टुकड़ी में गिन के 8 लोग ही थे और उन 8 लोगों में से अब एक इंसान गायब हो चुका था। बहुत देर तक उसकी खोजबीन करने के बाद भी वो इंसान नहीं मिल रहा था और दादाजी को अब ये बात कहीं ना कहीं समझ में आ रही थी कि उनको जिस चीज़ का एहसास हुआ था, शायद उसी एहसास ने या उसी शक्ति ने उस सैनिक को गायब किया है। लेकिन दादाजी ये बात किसी को बता नहीं सकते थे। ऐसे ही 2 अलग अलग रातें और बीती और उन 2 अलग अलग रातों में 2 अलग अलग सैनिक वहाँ पहरे के लिए बैठे, लेकिन अगली सुबह उन दोनों सैनिकों का भी पता नहीं चला। अब दादाजी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अब 8 में से 3 लोग वहाँ से गायब हो चुके थे। ये बात तो सीनियर के लिए भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो करते तो क्या करते। उनके हाथ में जो बंदूकें थीं जो उन्हें देश और उनकी सुरक्षा के लिए दी गई थी, उन बंदूकों से आप हमला करें तो किस पर करें। ये बात अब दादाजी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए दादाजी ने जाकर अपने सीनियर को सारी बातें बता दी और सीनियर ये बात सुनते ही दादाजी पर भड़क गया। लेकिन दादाजी ने कहा, देखिए सर, मुझे पहले से पता था आप मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, इसलिए मुझे ये बात तो 4 दिन पहले ही पता चल गई थी। मैंने ये बात आपको अभी तक या किसी को भी इसीलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे ये पता था आप में से कोई भी ना मेरी बात सुनेगा ना ही मेरी बात मानेगा। लेकिन अब हम 8 लोगों में से 3 लोग गायब हो चुके हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम लोगों ने खुदाई करके जहाँ से हड्डियों के अवशेष निकाले थे वो लोग भी वहीं कहीं दफन होंगे। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो फिर आप उस जगह पे खुदाई करवा के देख सकते हैं। और दादाजी के ये बात समझाने पर सीनियर के भी अब ये मानने या ना मानने की बात नहीं रह गई थी। बात अब ये थी कि उनकी टुकड़ी धीरे धीरे छोटी से और छोटी होती चली जा रही थी, इसलिए ऐसी जगह पर रिस्क भी बढ़ रहा था। उन्होंने दादाजी की बात मानते हुए वहाँ आसपास में थोड़ी बहुत खुदाई करने का हुक्म दे दिया और जो बचे खुचे सैनिक थे उन लोगों ने ज़्यादा नहीं थोड़ी ही मिट्टी हटाई होगी और अचानक उन्हें उन तीनों की लाशें मिली। लेकिन उन तीनों की लाशें इतने बुरे हालत में थीं कि उनको किसी भी तरह से पहचाना नहीं जा सकता था। सिर्फ उनके कपड़े, उनके यूनिफॉर्म्स और उनके जो भी हथियार थे उन हथियारों को देखकर पता चल रहा था, उनके बैचेस को देखकर पता चल रहा था कि ये वही लोग हैं। अब ये बात ना चाहते हुए भी सीनियर को माननी पड़ रही थी और सीनियर ने कहा, ठीक है, मैंने कुछ देखा तो नहीं है, लेकिन जैसा तुम बता रहे हो बेहतर यही है कि मैं कुछ ना देखूं। और फिर दादाजी ने कहा,
सर किसी भी हालत में यहाँ से अब हमारे ट्रांसफ़र की बात कीजिए, सीनियर ने कहा। हाँ, तुम चिंता मत करो, वैसे भी 3 लोग खोने के बाद अब मुझ में और अपने लोगों को खोने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने तुरंत ट्रांसफ़र के लिए अर्ज़ी दे दी और उनका नसीब शायद अच्छा था। अगली सुबह उनको ट्रांसफ़र के लिए बोल भी दिया गया। उन्हें इंस्टेंट अप्रूवल मिल चुका था। अगली सुबह बाकी के लोग अब उन लाशों को देखने के बाद काफ़ी खुश थे, काफ़ी राहत महसूस कर रहे थे कि अब सिर्फ एक रात की बात है और हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अभी एक रात तो बाकी थी और वो एक रात कैसी बीतने वाली थी। अब उन्हें उस एक रात में क्या क्या देखना बाकी था। फिर आज सीनियर ने कहा, आज कोई भी अकेला रात में यहाँ पर पहरा नहीं देगा। हम में से जितने लोग हैं, हम सारे लोग एक साथ यहाँ पर अब पहरा देंगे। दादाजी भी इस बात से कहीं ना कहीं सहमत थे, लेकिन उन्होंने अब आज एक काम किया। उनके पूजा पाठ और सारी चीज़ों का फ़ायदा बाकी लोगों को भी आज होने वाला था। दादाजी गुरुमुख थे और वो अपने गुरु मंत्र का जाप हमेशा से करते चले आ रहे थे। आपको शायद ये बात पता है नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप अगर गुरुमुख हो चुके हैं, मतलब आपके गुरु से आपको कोई एक मंत्र दिया गया है और अगर आप उस मंत्र को हमेशा जाप करते रहते हैं तो धीरे धीरे उस मंत्र की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब वो मंत्र आपको आपके गुरु से मिलता है तभी कहते हैं कि वो मंत्र सिद्ध होता है, क्योंकि आपके गुरु ने वो मंत्र आपको दिया है। और अगर आप नियम से उस मंत्र को रोज एक एक माला भी जाप करते रहते हो तो धीरे धीरे उस सिद्ध मंत्र की शक्ति और ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये दादाजी का जो भी गुरुमुख होने की प्रक्रिया थी वो काफ़ी साल पहले हो चुकी थी और वो उस समय से बिना कोई खास पूजा पाठ किए भी, क्योंकि जैसी उनकी ड्यूटी होती थी वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं कर पाते थे, लेकिन वो सिर्फ एक माला करने के लिए हमेशा वक्त निकाल लिया करते थे। और उनकी आदत ये भी थी कि अगर वो कहीं बैठते थे तो वहाँ खाली बैठे हुए मन में उसी मंत्र का जाप लगातार करते रहते थे। शायद इस वजह से उनके उस मंत्र की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। और वैसे भी जिस ज़माने की ये बात है, उस ज़माने में जो भी आपके गुरु हुआ करते थे वो पहले से ही बहुत ज़्यादा पुण्य किए हुए लोग, सिद्धि पाए हुए लोग, बहुत बड़े बड़े महात्मा हुआ करते थे। तो आज उन्होंने अपने उस गुरु मंत्र की शक्ति से उसी गुरु मंत्र का जाप करते हुए जो उनका कैंप था, जैसा कि उन्होंने पहले दिन ही देखा था कि वो काली धुएं सी शक्ति उस पूरे कैंप का गोल गोल चक्कर लगा रही थी, तो आज दादाजी ने वही मंत्र का जाप करते हुए एक नॉर्मल लकड़ी उठाकर उस कैंप को चारों तरफ से 3 बार गोला बनाकर घेर दिया और वो तीनों गोल बनाते हुए वो लगातार अपने मंत्र का जाप कर रहे थे। और उन्होंने सबको ये हिदायत दे दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग इस घेरे के बाहर कम से कम आज रात को नहीं जाओगे। और दादाजी की ये बात कोई खास सबको लग नहीं रही थी और ना ही वो इन चीज़ों में मानते थे, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें दादाजी के ही बताने के हिसाब से सामने आई थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें ये बात आज माननी थी। सारे लोग उसी घेरे के अंदर बैठकर पहरा दे रहे थे और जैसे जैसे रात बढ़ने लगी वैसे वैसे वो ही चीज़ें सब शुरू होने लगी और रेडियो पर वो मंत्र बोलने की आवाज़ तीनों रेडियो पर एक साथ आने लगा
और अजीब सी ठंड का एहसास उनको हो रहा था। सारी चीज़ें धीरे धीरे वैसे ही हो रही थीं जैसे कि पहले दिन पर दादाजी ने महसूस की थी। बारी बारी सब ने दूरबीन से दूर की तरफ देखना शुरू किया। अब वहाँ पर उन लोगों को एक दो नहीं, आज बहुत सारी वैसे ही काली अजीब सी आकृति, जो इंसान की तो थी लेकिन वो इंसान लग नहीं रहे थे, वैसी आकृति ऊपर उठकर उनके तरफ आते हुए बढ़ते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन उस घेरे की सीमा से आने से पहले तक वो आते और आकर रुक जा रहे थे। ये बात उस वक्त किसी के भी ध्यान में नहीं थी, क्योंकि वैसी आकृतियां वो देखकर पूरी तरह से डर चुके थे। लेकिन अभी भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये अगर आगे बढ़ रहे हैं और हमको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं तो ऐसा क्या हो गया, ये क्यों वहां पर जाकर रुक जा रहे हैं। आज तो कुत्ते भी उन घेरों के अंदर थे, वो भौंक तो रहे थे, लेकिन वो बार बार यही कोशिश कर रहे थे कि वो उन लाइंस के आगे चले जाएं। कुत्तों को पहले से बांध रखा गया था, लेकिन आज जो मेल कुत्ता था वो कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो गया था। वो भौंकने के साथ बहुत तेज़ तेज़ गुर्रा रहा था। वो बार बार अपनी बंधी हुई रस्सी को खींच रहा था, जैसे वो उसे तोड़ देगा और आगे चला जाएगा। बार बार उसके ऐसा करने के बाद उसने आखिरकार लगभग रात के 3 बजे अपनी रस्सी खींचकर तोड़ दी और वो उस घेरे के बाहर निकल गया। उस घेरे के बाहर निकलते ही वो अजीब तरह से एक जगह पर खड़े होकर गुर्रा रहा था। लेकिन ये बात सबको नज़र आ रही थी कि वो जो भी धुएं से बनी चीज़ें हैं वो उस कुत्ते को नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं। लेकिन अब उस कुत्ते को देखकर वहाँ पर जो वहाँ सैनिक थे, उनमें से एक सैनिक अपनी हिम्मत दिखाने के लिए शायद कुत्ते के पास दौड़कर पहुँच गया, कुत्ते को अंदर लाने के लिए या फिर उनसे बचाने के लिए। और जैसे ही उसने ये ध्यान नहीं दिया कि वो उस रेखा को पार करके बाहर जा रहा है, सब लोग उसे पीछे से आवाज़ें दे रहे थे, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। उसने वो रेखा पार कर दी और वो रेखा पार करते ही वो जो पूरा धुएं से बना झुंड वहाँ पर खड़ा था, वो सारा का सारा झुंड एक साथ उस सैनिक पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उस सैनिक के शरीर के चीथड़े चीथड़े उड़ा दिए उसने। ये देखकर कुत्ता रोते हुए अंदर वापस आ गया और उन सारे सैनिकों के आँख के सामने अब एक ऐसा नज़ारा था जो शायद उन्होंने आज तक की अपनी पूरी ज़िंदगी की ऐसी सैनिकों वाली वॉर में, लड़ाई में कभी ना तो देखी होगी और ना ही कभी आगे शायद देखेंगे। सबके होश पूरी तरह उड़ चुके थे। अब वो तो और ज़्यादा डर से उसी लाइन के अंदर दुबक कर सुबह तक किसी तरह बैठे रहे। अब 3 नहीं, अब 4 लोगों को वो खो चुके थे। सुबह जाकर उन लोगों ने कोशिश की कि वो उसकी बॉडी के अगर कुछ टुकड़े बचे हों तो उसको देखें या उसका अंतिम संस्कार करें, लेकिन वहाँ सिर्फ यूनिफॉर्म, बैज, उसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। सबको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। सबने दादाजी को शुक्रिया किया और आखिरकार उस भयानक जगह से उन सबको छुटकारा मिल गया। ये बात उन सबके ज़िंदगी का एक ऐसा गहरा, भयानक, स्याह काला राज है जो कि जानते तो सब हैं, देखा सबने है, लेकिन बता किसी को नहीं सकते थे। तो
तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हमें आपके बहुत सारे प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच मेरे उन सारे प्यारे दोस्तों को जो हमेशा टाइम टाइम पर मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक देते रहते हैं। आपके इस फीडबैक से मुझे बहुत मदद मिलती है कि मैं अपना काम कैसे और बेहतर कर सकती हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें और प्लीज़ हमारे इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर का ये पूरा परिवार जल्दी से जल्दी कम से कम 1000 का टारगेट पूरा कर ले, ताकि मैं आप सब के साथ लाइव आकर बहुत सारी ढेर सारी बातें कर सकूं। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं, और चाहे तो हमें इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आप सब से मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।